रात के करीब 1 बज रहे थे और एक व्यक्ति एक कटा हुआ सिर अपनी स्कूटी पर लेकर लगातार चक्कर काट रहा था। हर इलाके में जाता और किसी भी प्रकार से ये खोजता कि आखिर ये थाना किधर पड़ता है। 2-3 जगहों पर अगर कुछ लोग जो घूम फिर रहे थे उस वक्त भी उनसे भी पूछता है। हालांकि किसी की नजर नहीं जाती कि उसने अपने हाथ में और जो स्कूटी का आगे का हिस्सा होता है जिसमें आप कुछ स्पेस होता है, उसमें अगर आप चाहें तो कोई सामान भी रख सकते हैं। उसी तरीके से उस पर वो सिर पड़ा हुआ था। वो थाने की तरफ जैसे जैसे बढ़ता है उसकी धड़कनें बढ़ती जाती हैं। लेकिन वो निकला था तो आत्मसमर्पण के लिए। कुछ ही देर बाद वो थाने के जैसे ही सिराहे पर पहुंचता है, यानी बिल्कुल जैसे ही थाना नजदीक है वहीं पर पहुंचता है तो वो थम जाता है। वहां पर कुछ पुलिस वाले थे जो गश्त के लिए तैयारी कर रहे थे, यानी कि रात में वो ड्यूटी पर निकलने वाले थे और इलाकों के लिए, ताकि वो सर्च ऑपरेशन चला सकें, थोड़ा गश्ती बढ़ा सकें कि लोग अलर्ट पर रहें। कुछ पुलिस वाले हैं जिनमें कुछ कांस्टेबल, कुछ एसआई हैं। उनसे वो ठहर कर पूछता है कि साहब, आप लोग ड्यूटी पर हैं? वो कहते हैं कि पुलिस वाले कहते हैं कि तुम यहां क्या कर रहे हो और इतनी रात में क्या है? ये कन्नड़ में जवाब देता है कि मेरे पास पर एक कटा हुआ सिर है और मैं आया हूं आत्मसमर्पण के लिए। शुरुआत में पुलिस वाले सोचते हैं कि ये मजाक कर रहा है या फिर हो सकता है कि इसने कुछ किया हो अभी। वो कहते हैं कि हमें मूर्ख समझ रखा है क्या? इसके बाद थोड़ा पास आते हैं। ये स्कूटी के जो स्पेस है उसमें से निकालकर सिर को दिखा देता है। उसमें से लगातार खून की बूंदें छिटक रही थी। लगभग खून तो गिर चुका था लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वो फिर भी टपक रहा था। पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अगर ये नजारा हम में से किसी और को भी देखने को मिले तो शायद हमें यकीन ना हो। वो कहता है, मुझे गिरफ्तार करो, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के एक नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त सोनम और राजा को लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच तमाम खबरें चैनलों पर दब चुकी हैं। लेकिन कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्राइम कथा के इस एपिसोड में हम उसी घटना को लेकर आज चर्चा करेंगे। दरअसल 26 साल का एक शख्स जो एक बैटरी बनाने वाली कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, उसकी मुलाकात कुछ साल पहले एक लड़की से होती है जिसका नाम है मानसा। मानसा की भी उम्र इस वक्त करीब 26 साल ही थी। दोनों सेम कंपनी में काम कर रहे थे। हर रोज मुलाकात होती थी। लेकिन यह मुलाकात का दौर धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगा और फिर ये प्यार में बदल गया। करीब 5 साल पहले इन सब ने शादी कर ली थी और शादी करने के बाद बेंगलुरु के ही किसी इलाके में ये रह रहे थे। और साल भर के बाद जो है, जैसे ही समय बीतता है तो इन्हें एक बेटी होती है और वो बेटी इस वक्त 4 साल की हो रखी थी। लेकिन जब बेटी हुई उसके कुछ साल के बाद से शंकर को ऐसा लगता है कि जैसे कंपनी में मेरी बीवी काम करती है और ये अब ज्यादा समय किसी और के साथ बिताती है। उसे धीरे धीरे शक होने लगता है और वो इसको लेकर चिंतित रहने लगता है। हर बार सोचता कि क्या मेरी बीवी क्या उससे मिलने गई होगी, आखिर वो अपने डेस्क पर क्यों नहीं है, वो अपने केबिन में नहीं है। वो भी दिखाई दी कि वो बाहर निकल रही थी। इस बात को लेकर वो अपनी बीवी से भी लगातार लड़ाई करता रहता था। हर बार उससे पूछता कि आखिर क्या तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है क्या? एक दफा इसने कंपनी में किसी के साथ बातचीत करते हुए देखा तो इसका शक और गहरा गया था। ये मामला दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। शंकर रात रात भर जगा रहता था, सो नहीं पाता, जबकि ठीक उसी के बगल में उसकी बीवी और बच्ची सोई रहती थी, लेकिन उसे नींद नहीं आती। मानसा को भी ऐसा लगने लगा था कि जैसे शंकर अब उस पर शक करने लगा है। वो इस बात को लेकर ताने भी देती रहती थी कि अब तुम शकी हो चुके हो। लेकिन शंकर को यह यकीन था कि मैं सिर्फ शक नहीं कर रहा, बल्कि यकीनन इसका चक्कर किसी और के साथ है। अब यह मामला घरेलू हिंसा का शिकार होने वाला था।
शंकर और मानसा में लड़ाई दिन पर दिन बढ़ने लगी और वो एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। शंकर कभी हाथ भी उठाने की कोशिश करता और उधर से भी उसे रिप्लाई ठीक उसी प्रकार से ही मिलता। ये धीरे धीरे जैसे ही बढ़ने लगा, उसके बाद मानसा को लगा कि शायद अब वो अपने प्रेमी से मिल नहीं पाएगी। और पति इतना ज्यादा शक करने लगा है कि अब हो सकता है कि अगर कमरे के आसपास यानी जो उसका घर था, अगर उधर भी कभी देख लेगी तो शायद ये मामला ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसलिए वो अपने मायके चली गई, अस्थायी तौर पर अपने मायके में रह रही थी। यानी अभी तक इनका न तलाक को लेकर कोई बातचीत हुई थी, न ही किसी प्रकार से मामला आगे बढ़ा था इस बात को लेकर। शंकर ने भी कहा कि तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मैं तुम्हारी शक्ल तक ना देखूं, और कुछ यही भी हुआ। वो अपने मायके रहने लगी और उसके बाद बीते शुक्रवार को ही करीब 8 बजे रात को वो अपने ससुराल में आई थी, यानी शंकर के पास आई थी। ये जैसे ही आती उसके बाद शंकर जो है वो और ज्यादा हिंसात्मक होने लगता है और इन दोनों में एक दूसरे को लेकर गाली गलौज होती है। उसके बाद यह कहकर जाता है कि यह सुबह आएगा ऑफिस से, क्योंकि इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी शंकर ने। अभी जैसे ही जाता है उसके बाद अचानक से किसी और मर्द की एंट्री हो जाती है शंकर के कमरे में, यानी जिसमें शंकर और मानसा रहते थे, उसकी पत्नी। मानसा ने अपनी बच्ची को कहीं दूसरी जगह पर दूसरे कमरे में सुला दिया और उसके बाद वो बेड पर किसी और के साथ थी। इधर शंकर ये बोल कर गया था कि वो सुबह आएगा, लेकिन उसने प्लानिंग कर रखी थी पहले से ही। उसे जैसे ही लगता है कि अब शायद हो सकता है कि जो इसका प्रेमी है, गैर मर्द है, उसके साथ मेरी बीवी बैठी होगी, बातचीत कर रही होगी या फिर किसी अ, कमरे में होगी। अचानक से शंकर की एंट्री होती है और वो दरवाजा जब झटके में खोलता है तो उसे जो कुछ दिखता है उसके बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और अचानक से ये मामला इतना खराब हो जाता है कि वो अपनी पत्नी का वही घर में रखा हुआ एक दराती है, उसी से गला काट देता है। सिर धड़ से अलग होने के बाद वो अपनी बीवी का कटा हुआ सिर उठाता है और फिर थाने के लिए रवाना हो जाता है। अब रात को करीब 1 बज रहे होते हैं, दिन होता है शनिवार का। शंकर थाने की तरफ, जो सूर्य थाना पड़ता है, उधर के लिए मुड़ता है और थाना खोज रहा होता है कि आखिर है किधर ये। रात में स्कूटी पर सवार है, आसपास पूरा इलाका सुनसान है। केवल थोड़ी बहुत जो हवाएं चल रही हैं वो सुनाई दे रही हैं, लेकिन शंकर को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बस वो जाना चाहता है तो थाने पर। जब वो थाने पर पहुंचता है तो वहां पर गश्ती की तैयारी के लिए जो पुलिस वाले हैं वो किसी गाड़ी में सवार होने वाले हैं और वो निकलने वाले होते हैं। लेकिन इतने में ही जब शंकर वहां पर पहुंचता है तो वो उनसे पूछता है कि आखिरकार आ, ये लोग ड्यूटी पर हैं, और अगर हैं तो इसने एक हत्याकांड को अंजाम दिया है और वो किसी और की हत्या नहीं की बल्कि अपनी पत्नी की कर रखी है। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, वो सवाल करते हैं कि क्या तुम कुछ और करके आए हो या हम तुम्हें बेवकूफ दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्कूटी से अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर दिखाता है, उनके पैरों तलों की जमीन खिसक जाती है और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि शंकर ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुद को पुलिस वालों के हवाले कर दिया, यानी कानून के हवाले कर दिया, और यह मामला अब आगे कोर्ट तक पहुंचेगा। लेकिन शंकर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल शंकर अब जेल में है और उसके खिलाफ अब मामला चलेगा, लेकिन उसने ये चीज जरूर कर ली है कि गुनाह कबूल कर लिया है। केस के बाद से बेंगलुरु के इस इलाके में जो तमाम लोग हैं उनके लिए चर्चा का विषय बन गया है। लोग हैरान और परेशान हैं, यहाँ तक कि जो रहने वाले आसपास के लोग थे वो भी इस बात से पहले ही, हालांकि वो तंग हो चुके थे कि हर रोज बीवी मियाँ का झगड़ा होता है और उसमें परेशान होती है तो एक 4 साल की मासूम। अब उस मासूम के लिए भी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो उसकी माँ है वो चली गई और दूसरी तरफ पिता अब जेल में है। फिलहाल ये कहानी तो यहीं विराम लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सोनम और राजा रघुवंशी का जो एक हनीमून वाला प्लान था, और हनीमून प्लान के दौरान ही, यानी हनीमून पर मेघालय पहुंचने के दौरान ही उसकी हत्या कर दी जाती है राजा की। अब इस केस में नया मोड़ सामने आया है और इसमें बताया जा रहा है कि जो सोनम है उससे पूछताछ हुई है और ये निकलकर सामने आया कि सोनम ने बकायदा हत्या करवाई और उसके बाद वो स्कूटी से किसी और जो हत्यारा था उसके साथ ही मिलकर वो वहां से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई और गुवाहाटी से इंदौर, इंदौर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से सीधे
गाजीपुर पहुंचती है। फिलहाल इस केस में और आज की क्राइम कथा में इतना ही। आगे मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है दिव्यांशु। शुभ रात्रि, शुक्रिया, नमस्कार।